काम किया। नतायज ये हैं, एक अल्टरनेट के तौर पर अगर हम इस मॉड्यूल को डिज़ाइन करें तो ये मॉड्यूल किस तरीके से सर्व कर सकता है कम्युनिटी में, और एक 10 साल के बाद उसके क्या नतायज मिलेंगे, उसकी बेस पे डिसाइड किया जाए कि भाई एक ऐसा कोई कॉमन सिस्टम बनाया जाए कि जिसकी जो अच्छी चीज़ हो वो ले लो और उसके बाद जो है सिस्टम बनाओ। होप सो इट इज़ जस्ट प्रोडक्शन। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे तो सफरिंग ह्यूमैनिटी जो है वो सफ़र नहीं होगी, और जो नेक्स्ट जनरेशन में जो आज हम देख रहे हैं जो थ्रेट है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। नाउ दिस इज द हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ में हमको सब मालूम है, PSC लेवल पर जो सर्विसेज है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, एंड देन प्राइवेट सेक्टर। हेल्थ केयर सिस्टम में जो आयुष है हमारा, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट इज आयुर्वेदा एंड सिद्धा, यूनानी एंड तिब्बतियन होम्योपैथी। तो ये जो गवर्नमेंट आज चिल्ला रही है, गवर्नमेंट हमको बोल रही है कि एटलीस्ट आप अपने सिस्टम के एक्सीलेंस जो है वो इनकॉर्पोरेट करो और हमको बताओ। तो यहाँ पर हमको जो है ये समझना है कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट प्लीज। रिसोर्सेज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। सबसे पहले अगर हम यूनानी मेडिसिन को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ हम नहीं देखते हैं तो जब हमें मालूम ही नहीं कि हमारे जेब में कितना पैसा है, तो हमको कितना ट्रैवल करना है, हमें क्या परचेस करना है, हम कौन से स्टोर में जाएं, वी नेवर कम टू नो। सो व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, देन वेयर यूनानी मेडिसिन कैन वर्क, डिफाइनिंग यूनानी पैथोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्लाइड्स पे बतलाऊंगा, एंड देन डिफाइनिंग यूनानी डाइटोथेरेपी। नेक्स्ट प्लीज। Then we have different domains. Since I am teacher, there are different responsibility lies with me. If you are a medical practitioner, if you are allocated on Ayush Wellness Center, तो आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑथोरिटीज़ हैं, जहाँ CCIM भी बैठी हुई है, CCIM की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CCRUM की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर आदमी अगर अपने डोमेन में काम करता है तो क्यूमुलेटिवली वी विल ग्रो। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्लीज। And role as a teacher. Next please. Role as a Unani pharmaceuticals. Next please. Role as a regulatory body, CCIM, CCRUM, Ayush and so on. Next please. Then what could be the probable scope? देखो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ। यूनानी मेडिसिन वर्क विद द नेचर। देसी दवाएं हैं, देसी अज्जा है, कीमियावी चीज़ें नहीं हैं तो नेचर के साथ काम करती है, उसके खिलाफ काम नहीं करती। जेंटल है, सेफ है, निगेटिव साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, हैज़ द न्यूट्रिटिव वैल्यूज, ग़िज़ाए दवाई, दवाए ग़िज़ाई, जहाँ तक ग़िज़ा से काम चलता हो ग़िज़ा को ही दवा बनाकर इस्तेमाल किया जाए। न्यूट्रिटिव वैल्यूज, बिकॉज वो बॉडी के करीब है, बॉडी उसको अच्छे से लेती है, एब्जॉर्ब करती है, साइड इफेक्ट कम से कम होते हैं। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू द सिंथेटिक ड्रग लैक, जो सिंथेटिक ड्रग्स में नहीं होती। दैन हेपाटोप्रोटेक्टिविटी, देन एडेप्टोजेनिसिटी। Adaptogenicity is the drugs which stabilize the organs, मुकव्वियात, मुअद्दिलात, ये जो कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज अडेप्टोजेनिक ड्रग्स। अल्टरनेटिव मुतबादिल दवाओं की एक लंबी फहरिस्त है, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। दैन इम्यूनोमॉड्यूलेशन, मनात को जो है बढ़ाने वाले इम्यूनो बूस्टर, इम्यूनो सप्रेसर। दैन टॉलेरोजेंस, जो बर्दाश्त को जो है बढ़ाते हैं, मज़ाहिमत को, रेजिस्टेंस को। तो इस किस्म की जो दवाएं यूनानी में मौजूद है वो दीगर सिस्टम में मौजूद नहीं है, ले जाएंगे मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन। अगर है तो उसके साथ उसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी लगी हुई है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी लगी हुई है, और वो टॉक्सिसिटी के वजह से ही ये नतायज हम आज देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। यूनानी पैथोलॉजी को डिफाइन करना, या डिफाइन करने के बजाय मैं अगर ये अल्फाज कहूँ कि हमारा बच्चा आता है साइंस स्ट्रीम से, ना उसने फ़लसफ़ा पढ़ा है, ना उसने नुजूम पढ़ा है, ना उसने मुबादियात पढ़े हैं, ना उसने मंतिक पढ़ा है, और जो लेवल का मंतिक आज हमारे वी आर इन हाउस, जो मंतिक का लेवल आज हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वो तिब्बे यूनानी को समझने के लिए नाकाफ़ी है। मेरे जैसे जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं वो भी उस उलूम को वैसे नहीं समझ रहे हैं जैसे उसका अप्लाइड पढ़ाना ज़रूरी है। मैं बिल्कुल खुले तौर पे बोलूँ तो इस वजह से
जो बच्चा साइंस मैथ्स पढ़कर आ रहा है, अगर आप उसको उस पैरामीटर में यूनानी इस्तिलाहात को समझाएंगे तो शायद उसको वो समझकर प्रैक्टिस करना आसान होगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने अभी इसमें लिखा यूनानी पैथोलॉजी में करप्शन यानी फसाद। अब फसाद को आप कैसे डिफाइन करोगे, मॉलिक्यूलर सेल्यूलर लेवल पर कैसे एक्सप्लेन करोगे? बच्चा, उस्ताद भी बोल रहा है फसाद है मैदा, बच्चा भी बोल रहा है फसाद है मैदा। इस बच्चे को कोई बाहर पूछता है कि यूनानी मेडिसिन क्या है, वो बोलता है फसाद है मैदा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम NRHM के 16 जिलों में विजिट करके आई है, विजिटेड पर्सनली, और वो बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। वो डॉक्टर, अब वो बोल रहा है कि तुमको फसाद मैदा है। अरे भाई, मैदे में हाजमा खराब है, जुलाब हो रहे हैं, वरम है, सूजन आ गई है। कुछ इस तरीके से अगर अप्लाइड वे में बच्चा मेरा समझे तो वो बच्चा कम से कम पेशेंट को सेटिस्फाई करे और उसके बाद दवा देगा। अच्छा, विदाउट सेटिस्फाई करने में उसको फायदा तो मिलता है, फिर वो कहता है ये मौजूदाती चीज है, किसी को फायदा मिल गया, किसी को नहीं मिला। तो इस वजह से साइंटिफिक जो पैरामीटर का आज दुनिया कहती है कि यूनानी को साइंटिफिक पैरामीटर पर प्रेजेंट करो, तो इस वजह से हमको यूनानी की कुछ इस्तिलाहात को हमको अगर आज के साइंसी पैरामीटर पर डिफाइन करना पड़े तो मैं समझता हूँ कि उससे यूनानी की रूह मजरू नहीं होगी। तो इसके लिए CCIM के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रीडिफाइनिंग इस्तिलाहात के ऊपर CCRM ने एक जो है टर्मिनोलॉजी डिज़ाइन की है, लेकिन उसको बच्चों को आसान करके टर्मिनोलॉजी में समझाने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव वर्कशॉप की जरूरत है। तो इंशाल्लाह यह पॉइंट नोट करें। करप्शन का मतलब फसाद, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, रिप्लेशन मतलब एक्सेस, इंटेला। एक एग्जांपल देता हूँ, रिप्लेशन मतलब एक्सेस या इंटेला। आज वो बच्चा जो साइंस पढ़कर आ रहा है, अगर उसको ये कहा जाए कि इंटेला का मतलब मवाद का जमा होना, तो शायद उसको कम समझेगा। अगर उसको ये कहा जाए कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी तुम्हारे पास हाइपर वाली है, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर नाइट्रीमिया, हाइपर थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपर क्रेटिन, तो इस किस्म की हाइपर की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर वो इंटेला के जगह पर आप ले आते हो तो उसको ये समझेगा कि भाई नमक बढ़ गया है, शक्कर बढ़ गई है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो अब क्या करना है, इलाज की जिद करना है, इस नमक को कम करना है, इस शक्कर को कम करना है। तो शायद ये उसको समझने में और प्रैक्टिस करने में ज़्यादा आसानी है। उसके बाद कमी की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, डिफिशिएंसी या जिसको हम कहेंगे डिप्लेशन, तो जितनी भी हाइपो की टर्मिनोलॉजी है, हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोसोल्टेमिया, तो ये जितनी भी हाइपो की टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर इसको ईज करके, आसान करके बच्चे को अगर समझाया जाए तो शायद उसको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो वो ये 3 इस्तिलाहात को बेहतर तौर पे समझ के अपने जहन में पेशेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट प्लीज, इसी को हम कहते हैं सोए मिजाज, इसी को हम कहते हैं सोए तरकीब। नेक्स्ट प्लीज, दबा देना और एक दबाओ, और इसी को हम कहते हैं तफरुक़ के साथ। यूनानी पैथोलॉजी कुछ नहीं है, सिर्फ ये 4 चीज़ों का नाम है, कमी, बेशी, इंटेला, डिप्लेशन। तो अगर इस तरीके से हम इसको समझेंगे तो शायद ये चीज़ आसान होगी और इसको प्रैक्टिस करना आसान होगा। देन स्कोप ऑफ यूनानी मेडिसिन, स्कोप क्या है, कैसे प्रैक्टिस हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज, एक और दबाओ, हेलो, एक और दबाओ, यस। मैं ये कहूँगा कि ये जो मॉडल है ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का है, कि डिजीज़ का जो नेचुरल प्रोसीजर है वो क्या है कि भाई एक पुअर हेल्थ है बीच में और उसके नीचे डिजीज़ कंडीशन। अब उस डिजीज़ कंडीशन की वजह से डिसेबिलिटी, डेथ या वो रिकवर होगा। अब यहाँ पर हम अगर देखेंगे कि भाई अगर ये पुअर हेल्थ है तो इस पुअर हेल्थ के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो उस रिस्क फैक्टर को हम दूर करें। रिस्क फैक्टर को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका असबाब सित्ता ज़रूरी है। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब ने सुबह इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त बहस की है और डॉक्टर तनवीर साहब ने भी उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से उसके पहलुओं को समझाया है कि वेयर एंड हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट असबाब सित्ता ज़रूरी।
पुअर हेल्थ, जहाँ पर बॉडी की मज़ाहमत को बढ़ाने की ज़रूरत है, मुकव्वी अबदान दवाएं जो है देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो है ग़िज़ाई दवाई को देकर जो है वो बॉडी का जो है रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है। डिजीज़ की जो कंडीशन है उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि भाई इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम लिया जाए। अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा तो जो डिजीज़ में हमारे पास चैलेंजेस हैं वो हम मॉडर्न के साथ, या जो डिजीज़ में मॉडर्न के साथ चैलेंजेस है उसमें हम अपने साथ, अच्छा इसमें इख्तिलाफ कहीं पर हो सकता है कि भाई हम अपना तशख़्ख़ुस ना खो दें, तो तशख़्ख़ुस का खोना जो है यूनानी की जो बुनियाद है, तो यूनानी की बुनियाद को कायम रखते हुए जो है उसकी मतलब डायग्नोज को बनाया जाए और उसके डायग्नोज को बनाकर वो दवाएं जो है वो तजवीज़ की जाए। उसके एग्जांपल्स आगे आ रहे हैं। उसके बाद रिहेबिलिटेशन अगर करना है, आपको डिसेबिलिटी होती है तो रिहेबिलिटेशन का एक बड़ा एरिया है। इलाज तदबीर पूरी तरीके से उस पर जो है वो डिज़ाइन किया गया है कि आप पेशेंट को जो है उससे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल पर जो प्रिवेंशन दिया जाता है, जैसे कि बतलाया गया है, प्राइमरी प्रिवेंशन इलाज अगर आप करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तो वहाँ पर है। सेकेंडरी प्रिवेंशन नंबर ऑफ सिंगल ड्रग्स थेरेपी, कुछ नहीं करें आपकी दवाओं के निशाने भी देते हैं अगर बच्चों से। इम्यूनोसिन एक वासु फार्मा का प्रोडक्ट आता है। आई हैव सीन देयर मॉडर्न पीडियाट्रिशियन हर पेशेंट्स को जो यूज़ करते हैं, कुछ नहीं है, वो बदन की जो माउस है इस किस्म के नंबर ऑफ जो है इम्यूनो बूस्टर एजेंट आपके पास मौजूद है, जिसको जो है आप रेजिस्टेंस और पुअर हेल्थ जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। डिजीज कंडीशन के लिए अगर जैसे सुबह एडजुवेंट थेरेपी के तौर पर बाकी वाटर के बारे में, माउशी के बारे में बताया था, ड्रग्स अगर साथ में चलाएं दो ग्रुप में, एक्स में वाई में, तो देखें दोनों में क्या रिजल्ट आता है। इस किस्म के बहुत सारे मॉड्यूल्स का जो है केस हिस्ट्री जो है हमने डिज़ाइन किया है। NRHM के जो है अलग अलग सेंटर्स में जो है स्टडी चल रही है। होप सो देयर फाइंडिंग्स विल कम इन नियर फ्यूचर, दोज स्टडी विल बी पब्लिश्ड। सिमिलरली अबाउट डायबिटीज आउट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ये अगर दवाएं हम चलाते हैं, जो भी यूनानी के एंटी डायबिटिक ड्रग्स अवेलेबल है, सबका अभी पूरा प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर। डायबिटिक दवाएं चालू है, उसको अगर हम कुछ यूनानी के मॉलिक्यूल देते हैं, यूनानी के कंपाउंड्स देते हैं, तो उनकी जो नॉर्मल मॉडर्न दवाओं का जो डोज है वो कम होता है। जिसमें 40 यूनिट दे रहा है तो हो सकता है वो 30 पर आए, 20 पर आए, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट दिस शुड बी एन अटेम्प्ट, एक कोशिश हो सकती है जिससे हमको बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। और हाइपरटेंशन विद मॉडर्न ड्रग यूज ऑफ एट्रोपिन के के अनुसार, देन फॉर फीवर, पायरेसियम, बहुत सारी जो दवाएं हैं, तो इसका मकसद क्या होगा, जैसे कि फीवर में अगर आप कभी मरवारिस या साथी का निशाना यूज करते हैं, तो मैंने देखा है मेरे क्लिनिक में या हमारे इंडिया कॉलेज की ओपीडी में, जिसके वो नतीजे हैं कि जो पोस्ट रिलैक्स जो फीवर रिलैक्स जो रेडिंग होता है, रेजिस्टेंस दवाओं का जो जैसे हेपेटोटॉक्सिसिटी या फीवर का ड्यूरेशन, फीवर के बाद जो बुखार की है, वीकनेस है, उसके अंदर अच्छे जो नतीजे हैं। तो इस तरीके से डिजीज कंडीशन में अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को प्रैक्टिस करें तो दैट वुड बी एन एडिशनल एडवांटेज, दैट वुड बी एन एडिशनल डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ अ ह्यूमन डॉक्टर। नेक्स्ट प्लीज। में जो बच्चा एडमिट होता है उसकी फर्स्ट चॉइस क्या होती है आफ्टर नीट? वो यहाँ पर जो यूनानी में या आयुर्वेद में आ रहा है वो एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आ रहा है। इस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अगर वो सिस्टम को सही तरीके से समझ नहीं पाता तो वो उसके लिए मॉडर्न का दरवाज़ा बहुत आसानी से खुला हुआ है और वो बहुत आसानी से उस सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करके जो है उसकी प्रैक्टिस में आसानी से चला जाता है। तो ये जिम्मेदारी जो है एक अच्छे टीचर की है। टीचर को जो है वो आइडिया जनरेट करते हुए उसको जो है ये फरीज़ा जो है अंजाम देना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। देन हमारे यहाँ पर जो यूनानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। आज आयुष गवर्नमेंट जो है वो एक सिस्टम लेकर आए, फंड लेकर आए, मैकेनिक्स के तौर पे यूनानी डॉक्टर्स मौजूद हों, अगर दवाएं हमको मैसर ना आए। आज ये बहुत बड़ा नेशनल हेल्थ मिशन में जो सिविल हॉस्पिटल पर ड्रग सप्लाई है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ड्रग सप्लाई है, वो चॉइस की उस फिजिशियन को नहीं मिल रही। तो देयर शुड बी वी मस्ट इंश्योर कि ये जो दवा की जो सप्लाई है वो स्मूथ होना चाहिए,
और प्रॉपर होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, तो उस वक्त जो है ये पॉसिबल होगा। मैंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, एज ए टीचर, एज ए फिजिशियन, एज ए गवर्निंग बॉडी और एज ए डॉक्टर, इफ वी कैन वर्क क्यूमुलेटिवली देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट टू द व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट प्लीज। देन एज ए रेगुलेटरी बॉडी, अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनानी मेडिकल ऑफिसर एट NHM, आज तक भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी दी जा रही है, अलग अलग स्टेट में जो है अपॉइंटमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। तो इसको इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमको सिस्टम को सही करना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका अपॉइंटमेंट जो है वो रेगुलर हो, स्केल उनका जो है प्रॉपर हो, और अगर स्केल प्रॉपर होगा तो सही तरीके से काम कर पाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके पर आंख बंद, एक आंख खुली रखी है, एक आंख बंद रखी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किया है, जितनी वो सैलरी दे रहे हैं उतना ही हमारा NHM का बंदा काम करता है, रहता शहर में है, 2 दिन ड्यूटी के लिए जाता है या 1 दिन ड्यूटी के लिए जाता है, 5 दिन जो है वो मेडिकल ऑफिसर से सेटिंग करके इस सिस्टम में, इस सिचुएशन में बताओ सिस्टम डेवलप करेगा। ऐसे 1000 सेमिनार ऑर्गेनाइज हो जाएं, लेकिन नतीजा विल बी जीरो इफ वी कुड नॉट इनको हम प्रॉपरली सारी चीज़ों को अगर दुरुस्त करके चलेंगे तो रिजल्ट एंड आउटकम वी कुड एक्सपेक्ट टू द टारगेट। देन डेवलपमेंट ऑफ SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अथॉरिटीज़ का ही काम है, CCRUM, CCIM, कि आज जो है एसिड पेप्टिक डिजीज़ के लिए X डॉक्टर जवारी से कम्युनी लिखता है, Y डॉक्टर जवारी से जालिनूस लिखता है, और कहने का मतलब ये जो चॉइसेस है, ये चॉइसेस का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप होना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, एक MBBS प्लेन ग्रेजुएट, ये मार्केट की एग्जैक्ट मैं आपको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ बातें, कि एक MBBS डॉक्टर MD मेडिसिन को पेशेंट रिफर करता है फॉर फीवर एंड फॉर XYZ डिजीजेज, बट जहाँ एक PMS डॉक्टर एक PMS MD को रिफर करता है पेशेंट, उसको मालूम है मैं जवारी से जालिनूस लिख रहा हूँ, ये भी जवारी से जालिनूस देगा, मैं क्यों भेजूँ उसके पास। ये ग्राउंड रियलिटीज है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चनर है, ये लोगों ने जवाब दिए, मैंने सर्वे कंडक्ट किया है। प्रोटोकॉल के मॉडर्न के पास ड्रग इंडेक्स, उनके ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, जो डेविडसन लिखता है वही हैरिसन भी लिखता है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। अच्छा, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हमारे पास है उसूल इलाज के तौर पर, ये उसूल इलाज को आज के मार्केट लेवल पर जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उन बुनियादों पर इसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है अगर हम काम करते हैं SOP डेवलप करके और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर होगा, तो अगर एक पेशेंट, कल मैं बम्बई में देखता हूँ, और अगर उसका रेसिडेंस लोकल, उसका जो प्लेस है बिहार है, पटना है, लखनऊ है, वो वहाँ जाता है और वहाँ पर वो ट्रीटमेंट कैरी ऑन करने के लिए दूसरा वहाँ डॉक्टर मौजूद है, तो इससे पेशेंट के अंदर एतमाद पैदा होगा। जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए आइसोनेक्स, रिफैम्पेसिन बॉम्बे का डॉक्टर लिखता है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए वही लखनऊ का डॉक्टर भी लिखता है, वही चेन्नई का डॉक्टर भी लिखता है। ये यूनिफॉर्मिटी हमारे अंदर नहीं है। हम यूनानी को एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिकग्नाइज कराना चाहते हैं, तो ये बेसिक जो छोटे छोटे होल हैं ये हमको बंद करने हैं। बेसिक्स पर बहुत हमको काम करने की ज़रूरत है। देन टू इंश्योर द स्मूथ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट इज वेरी। आयुर्वेद को फ्रैंकली स्पीकिंग, आयुर्वेद को 75 लाख, यूनानी को 10 लाख, होम्योपैथी को 15 लाख, and then you will expect them to do the wonders. How come? So ये जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे क्रक्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं, तो ये होल्स को हमको बंद करने हैं। तो इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन आप हुकूमत जो है वो रेगुलेटरी बॉडी जो है वो टारगेट दे, उसके ऊपर बजट दे, और देन उसको जो है वो देखे कि भाई रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज थिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन टू ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ CME वर्कशॉप, गेट टुगेदर अगर ऐसी होती रहेगी, तबादला ख्याल होता रहेगा, तो चीज़ें जो है वो एक दूसरे को हम सीखते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे, अपने तजुर्बात को जो है लोगों के सामने लाते भी रहेंगे।
तो इस तरीके की जो है वो रेगुलेटरी जो अफेयर्स है उस पर जो है काम करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। देन कंक्लूजन यही है कि ये जो क्रक्स है, ये सारे क्रक्स को हमको अच्छा दूसरा कोई सिकंदर आने वाला नहीं है, करना हम ही BMS डॉक्टर्स को है। तो इसमें हम अपने एक्सेस पर गिवन सर्कमस्टांसेस में कितना मैक्सिमम डिलीवर कर सकते हैं, गिवन सर्कमस्टांसेस में हम कितना मैक्सिमम डिलीवर कर सकते हैं वो हम अपने एक्सेस पर करें और ज़्यादा के लिए कोशिश करें। दिस इज टुडेज टेक होम मैसेज ऑफ माय लेक्चर। आयुष वेलनेस सेंटर में ये नहेज पर अगर काम होता है तो इट कुड बी एक्सपेक्टेड, इट कुड बी प्रेडिक्टेड दैट इन नियर फ्यूचर we will do the wonders for the societies. With few these things, I thanks for you all for patience hearing. Thank you. में भी corrected जो है, then it should be adopted in the general public health जो है, then it should be जो है recommended by the public जो है, either recognized by the public जो है. I again thanks Dr. Sir. You have worked a lot of the work जो है on this subject जो है. हम चाहेंगे कि फ्यूचर में भी जब हम प्रोटोकॉल बनाएंगे, अभी तो ये जस्ट इनिशियल स्टेजेज है, हम ये जानना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि क्या कुछ हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ से आयुष वेलनेस में कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब आपके या आपके सभी लोगों के जो है जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए कि जब ये हेल्थ वेलनेस एलोपैथिक में आया था तो उस वक्त भी मैं ही यहाँ अडॉप्ट किया था बाय द वे एज एलोपैथिक हेल्थ वेलनेस भी। तो उसमें उन्होंने जो पहली बार जो रखा था, उन्होंने जो हेल्थ वेलनेस में रखा था कि क्या बोलती वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होंगे जिनकी डिग्री 5 साल की होगी। जब वो नहीं मिले तो GNM को रखा गया, पहले नर्सेज को रखा गया, फिर वो भी जब नहीं मिली तो GNM को रखा गया और नेक्स्ट भी जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को रखा गया। तो जब फर्स्ट मीटिंग में हमें थे रिकमेंडेशन कमेटी में, उस वक्त मैंने रिजर्व किया था कि इसमें सिर्फ जो है आयुर्वेदिक है, अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मॉडल है मेरा, अभी हम लोग इसे करेक्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अभी जो आयुष हेल्थ वेलनेस आया है उसमें तो कम से कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का टर्मिनोलॉजी तो नहीं इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि वहाँ पे आयुष डॉक्टर्स होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि जब जो उसका मॉड्यूलर बना के दिया गया है कि व्हाट द हेल्थ वेलनेस सेंटर पे क्या क्या एक्टिविटी किया जाएगा, जो आयुष एक्टिविटी होगी उसमें 3 एक्टिविटी है। मैंने पहले भी बताया प्रिवेंशन में उन्होंने बताया दिनचर्या एंड आहार क्या होंगे एंड जो है और योगा कैसे होगा। थर्डली उन्होंने बताया कि लोकल हर्ब्स कैसे यूज होंगे और फोर्थली बताया उन्होंने कि वो जो है कौन सा जो है कॉमन मेडिसिन इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन वहाँ कोई यूनानी या होम्योपैथिक का कोई जिक्र नहीं है। तो जस्ट वी आर ट्राइंग कि हम लोग उसके जगह पे यूनानी सिस्टम अगर मेडिसिन ले जाएंगे तो क्या क्या उसमें कर सकते हैं। देन अगर ये रिकमेंडेशन मेरा होता है तो फिर हम लोग और डिटेल में वर्क करेंगे कि इन तीनों चैप्टर्स में यूनानी सिस्टम से अदर मॉड्यूल्स हम लोग क्या क्या अपना अडॉप्ट करेंगे। उसमें आपके एक्सपीरियंस की बहुत मुझे ज़रूरत होगी। नेक्स्ट विदाउट जो आपका ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे जो एमिनेंट गेस्ट हैं प्रोफेसर नईम अहमद खान साहब हैं। इनका ज़्यादा इंट्रोडक्शन कराना मेरे लिए जो है मुश्किल काम है, बस इनका एक ही इंट्रोडक्शन है। ये एलुमनाई हैं और हम लोगों में से सबसे सीनियर हैं।